असेंबली के अंदर कहा था कि माफिया और डॉन को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उस दिशा में कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। ये भी साबित होता है जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था वो करके दिखाया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ने वही कार्य किया जिसके लिए वो संकल्प उनका था कि हम क्रिमिनल्स के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखेंगे। आज उसी दिशा में कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ी कार्रवाई है। जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी मजाक उड़ाती थी, आज उनसे पूछा जाएगा कि आप क्यों नहीं कर पाते थे। ये उस समय भी घूमते थे, आप तो टिकट देते थे। कहीं जस्टिस और न्याय दिलवाने का कोई काम कर सकता है तो भाजपा की सरकार कर सकती है, और उस दिशा पे ये कार्य हुआ है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश एसटीएफ और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और हम सभी की तरफ से धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और कहा यही जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर ही पुलिस को खुली छूट मिली हुई थी कि वो जो करे जैसा करे, लेकिन इंसाफ होना चाहिए और इंसाफ दिखना चाहिए। इस मसले पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। बड़ा टारगेट था और एनकाउंटर में ढेर किया गया है, एक बड़ी नजीर है। निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश की पुलिस और हमारे एसटीएफ के जवान बधाई के पात्र हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। और जिन लोगों ने श्री उमेश पाल और हमारे पुलिस के 2 जवानों की हत्या की थी, आज उसमें से ये 2 ढेर हो गए हैं। पुलिस के जवानों ने यह सफलता अर्जित की है, उनको बधाई बधाई बधाई। हालांकि उमेश पाल से जुड़े हुए जो लोग मामले की जांच कर रहे थे वो लगातार रेकी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में ही नहीं उत्तर प्रदेश के बाहर तक इन लोगों को ट्रेस किया जा रहा है। पुलिस ने बहुत परिश्रम किया है, और अभी भी मैं कह रहा हूं जो बचे हैं वो पाताल के नीचे भी होंगे, जमीन के नीचे भी घुसे होंगे, तो भी उनको निकाल करके पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के दायरे में करेगी। सरकार ने एक बड़ा उदाहरण पेश किया, सदन से लेकर के सड़कों तक आप लोगों ने इस बात को, कानून व्यवस्था के मसले पर, अतीक के मसले पर खुलकर बात कही थी। आपने खुद कहा था कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे ऐसे अपराधी जो हैं। तो लगता है कि सरकार तेजी के साथ काम कर रही है, दूसरे जो फरार माफिया हैं उनके लिए भी एक बड़ी नजीर है, बड़ा उदाहरण है। जो फरार अपराधी हैं, अपराध का रास्ता छोड़ करके उन्हें सही रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि अपराध का युग ही समाप्त हो गया है। अब ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। अतीक हालांकि साबरमती से प्रयागराज जेल में लाए गए हैं, वहां पर उनकी सुनवाई चल रही है। ऐसे पर उनकी भी बड़ी बातें वहां से सामने आ रही थी, वो भी डर रहे थे, चेहरे पर, दूसरों को डराने वाले के चेहरे पर भी शिकन। कोई डर नहीं था, आप लोग दिखा रहे थे डर। वो डर रहा था, उसको देख करके ऐसे लगता है कि कोई राक्षस किस्म का व्यक्ति है। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट आया है और सवाल उठाया गया है इस एनकाउंटर। समाजवादी पार्टी को जब भी किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होगी तो समाजवादी पार्टी को दर्द होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपराधियों की संरक्षक पार्टी है। समाजवादी पार्टी ने राजनीति का अपराधीकरण किया है, और उनके इस दर्द के बाद भी मैं कह रहा हूं, जो अपराध कर रहा है अगर उनका कोई नेता छिपाए हो तो अभी वो पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करें, कोर्ट के सामने समर्पण करें। अन्यथा उत्तर प्रदेश की पुलिस के प्रति जनता का भरोसा है, और उत्तर प्रदेश पुलिस की सामर्थ्य भी है, और वह अपराधियों को खोज निकालेगी और उनको कानून के हिसाब से सजा दिलाएगी। इस एनकाउंटर के बाद मुख्यमंत्री ने जो भी महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, गृह के प्रमुख सचिव हैं, एसटीएफ के तमाम आला अफसरान हैं। मुख्यमंत्री जी चूंकि माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ वो गृह मंत्री भी हैं, और कोई बैठक बुलाना वो बुलाएंगे, और जो जरूरत होगी बात भी करेंगे। तो अतीक का बेटा असद मारा गया है। यूपी पुलिस के पीठ थपथपाते दिख रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ भी। ये वही अतीक अहमद है जिसने 40 साल तक प्रयागराज में अपना साम्राज्य चलाया था, जिसकी दहशत थी सत्ता में रहने वाली पार्टी के साथ हो या फिर सत्ता में न रहते हुए भी इसकी हनक थी। इसके फैसले के बगैर, इसके चाहे बगैर प्रयागराज में कोई एक्शन नहीं होता था, पत्ता तक नहीं हिलता था, ऐसा कहा जाता है। और वही अतीक अहमद अब फूट फूट कर रोता दिखा। आज जब सीजेएम कोर्ट में पेशी के बाद उसे ले जाया जा रहा था, वकीलों ने उस पर जूते बरसाए हैं, तो जूता खाता दिखा अतीक अहमद उसी धरती पर जिस धरती पर उसकी हनक कभी हुआ करती थी। और अतीक अहमद फूट फूट कर रोता दिखा, परेशान दिखा। अतीक के साथ अशरफ की भी लगभग वही स्थिति है, और अतीक का बेटा फिलहाल एनकाउंटर में मार गिराया गया है, वही बेटा असद जिस पर उसे बहुत नाज था। चलिए आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का वो बयान जो उन्होंने विधानसभा के अंदर दिया था, जब उन्होंने कहा था कि माफियाओं में खौफ है, क्योंकि यूपी पुलिस इस वक्त सजग सतर्क है और शासन की पूरी छूट
पुलिस को मिली हुई है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल उमेश पाल की हत्या के बाद सवाल उठा था, सदन में भी विपक्ष ने हंगामा किया था कि उमेश पाल की हत्या हो गई, सरकार क्या कर रही है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे। और देखिए मिट्टी में मिलना शुरू हो चुका है माफियाओं का। अश्विनी हमारे सहयोगी इस वक्त झांसी से हमारे साथ मौजूद है। झांसी में पोस्टमार्टम इस वक्त हो रहा है असद का और गुलाम का भी। अश्विनी, क्या इंफॉर्मेशन आपके पास? देखिए, मेडिकल कॉलेज के जो इमरजेंसी वार्ड है वहाँ पर असद और गुलाम का जो शव है वो अंदर रखा हुआ है। फिलहाल जो प्राइमरी फेसी के तौर पर जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है पोस्टमार्टम की वो चल रही है। यहाँ से तमाम जो डॉक्टरों का पैनल है वो अंदर मौजूद है। इसके अलावा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो अंदर मौजूद है, डॉक्टरों का भी पैनल मौजूद है। साथ ही साथ जो प्रशासनिक अफसर हैं उनकी कड़ी निगरानी में जो है वो पूरी प्रक्रिया चल रही है। अभी जो जानकारी मिली है अंदर से कि जो एक्सरे जो कराया जा रहा है वो एक्सरे के माध्यम से ये देखा जा रहा है कि गोली कितनी लगी है असद को और गुलाम को। इसके बाद गोली निकालने का काम किया जाएगा। फिलहाल अभी जो पोस्टमार्टम की जो कार्रवाई है तकरीबन 1.5 घंटे के जो समय हो चुका है वो चल रही है। बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच असद और गुलाम का जो पोस्टमार्टम की तैयारियां हो रही हैं वो अंदर चल रही हैं। इसके बाद गोली निकालने का काम फिलहाल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से झांसी और एमपी का जो बॉर्डर पड़ता है यहाँ पर अपराधियों का आना और छिपना, यानी झांसी से एमपी में भाग जाना, इसके बाद अपराध करके दोबारा झांसी आ जाना, ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। ये जानकारी मिली है कि कहीं न कहीं असद और जो गुलाम था उसको भी शायद यही बताया गया था कि झांसी और एमपी का जो बॉर्डर है यहाँ से छिपने का सबसे मुख्य तरीका होता है, यहाँ वो इतनी गतिविधियां नहीं रहती हैं। इसी बात को लेकर के हमारे साथ एक पत्रकार खड़े जो बहुत पुराने पत्रकार हैं, इनसे हम जानेंगे ऐसा क्यों होता है कि खास तौर से झांसी में ही ज्यादा अपराध होते हैं। और ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन आपसे चाहेंगे अश्विनी, एक और इन्फॉर्मेशन चाहेंगे। जो खबर और जो थ्योरी रखी गई कि असद इस प्लानिंग में था कि अतीक को ला रही पुलिस टीम पर वो अटैक करता, अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग और साजिश रची जा रही थी, ये थ्योरी कहां से आई, कितनी पुख्ता है, क्या आधार है? देखिए, 2 दिन पहले झांसी में एक चर्चा उड़ी कि अतीक का जो काफिला है वो काफिला कहीं ना कहीं इस बार कुछ हो सकता है। ये चर्चा बहुत जोर से उड़ी थी और जन जन की जुबान पे यही एक बात चल रही थी कि इस बार कुछ खास जरूर होगा, अतीक का काफिला सकुशल यहाँ से गुजरेगा नहीं, ये जरूर चर्चा उड़ रही थी। और इसी चर्चा के तहत कहीं ना कहीं असद और गुलाम दोनों झांसी में थे। इसी बात की कहीं ना कहीं किसी को भनक लगी होगी और शायद अतीक को कस्टडी से छुड़ाने को लेकर के दोनों जो शार्प शूटर थे, उसका बेटा असद और उसके अलावा जो गुलाम था वो यहाँ पे मौजूद था, लगातार रेकी कर रहा था। और ये संभव है कि जहां से काफिला चढ़ा है, झांसी से शिवपुरी हाईवे से जो काफिला निकला है और जो रक्षा टोल पड़ता है वहां से निश्चित तौर पे अतीक का जो बेटा है असद, जो अब दुनिया में नहीं है, वो और गुलाम जो शार्प शूटर है। बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहिए, हमारे साथ आएंगे हम आपके पास। शुभम हमारे साथ है। शुभम, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या जानकारियां मिल पा रही है? और जिस तरीके से यूपी पुलिस के अधिकारियों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है उसके बाद क्या अपडेट्स हैं?
और देखिए बिल्कुल मैं इस वक्त दिल्ली के संगम विहार उसी इलाके में हूं जहां पर ये असद और गुलाम, ये जो दोनों आरोपी आज एनकाउंटर में मारे गए हैं, वो रुके हुए थे। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड को मर्डर को अंजाम देने के बाद ये प्रयागराज से दिल्ली आते हैं और दिल्ली के संगम विहार इलाके के इसी मकान में छुपे रहते हैं। यहाँ पर उनके जो सागिर थे खालिद और जीशान, उसको 31 मार्च को जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था इसी मकान से। उसके बाद ये ठीक है, लौटते आपके पास इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर। एनकाउंटर पर अतीक अहमद ने रिएक्ट किया है। सब मेरी वजह से हुआ। अतीक अहमद को अब जरूर अफसोस हो रहा होगा। अतीक ने असद को दफनाने की जगह पूछी है। अतीक ने पूछा है कि असद को कहां दफनाया जाएगा। एनकाउंटर पर अतीक अहमद ने अफसोस जाहिर करते हुए शायद कहा कि यह सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, और साथ ही उसने पूछा कि कहां दफनाया जाएगा असद को। असद जो कि आज झांसी में एनकाउंटर के दौरान मार गिराया गया, उसी असद, अपने बेटे असद को कहां दफनाया जाएगा, ये जानकारी अतीक ने हासिल करने की कोशिश की है। और साथ ही यह भी कहता सुना गया कि यह सब मेरी वजह से हुआ है। तो अतीक अहमद से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज़ 18 बता रहा है। एनकाउंटर पर अतीक अहमद का रिएक्शन यहां पर सामने आया। सब मेरी वजह से हुआ, यह बात अतीक अहमद ने कही है। अतीक ने असद को दफनाने की जगह पूछी है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर न्यूज़ 18 आपको लगातार बता रहा है। और यह तस्वीर आप देख सकते हैं, आज की अतीक अहमद की तस्वीर प्रयागराज की। सर्वेश इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। सर्वेश, बताएं जरा, अतीक ने कहा यह सब मेरी वजह से हुआ, अफसोस तो हो रहा होगा उसे आज। देखिए, निश्चित तौर पर अब अतीक अहमद को अपने किए पर पछतावा हो रहा है। उसके चेहरे की शिकन बता रही थी जब उसे प्रयागराज लाया जा रहा था और उमेश पाल शूट आउट केस में पुलिस उसकी कस्टडी रिमांड मांग रही थी। कस्टडी रिमांड मंजूर हो गई है। ऑर्डर बस आने वाला है। कितने दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। लेकिन इस बीच जब कोर्ट में गहमागहमी हुई और तमाम लोगों ने उसके खिलाफ नारेबाजी की और उसके साथ धक्का मुक्की की गई, तो कोर्ट में हालात ऐसे नहीं थे कि मामले की सुनवाई हो। और कोर्ट ने कहा कि दोनों अभियुक्तों को फिलहाल यहां से निकाला जाए। तो यहां से जब निकाला गया तो अतीक अहमद को बताया जा रहा है कि जेल भेज दिया गया। और इसके साथ ही साथ अतीक अहमद को अब अपने किए पर पछतावा हो रहा है। दरअसल उसे उसकी ये आशा नहीं थी कि इस तरह से, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या इस तरह से जो वो कर रहा है, उमेश पाल शूट आउट करा रहा है और उसमें असद की भी जो है वहां पर असद को भी पुलिस इनकाउंटर में मार सकती है। तो उसको इस बात का कोई अंदेशा नहीं था और वही हुआ जाकर कि असद को भी पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। इसके साथ साथ इस पूरे मामले में एक और अभियुक्त जो है, जो मोहम्मद गुलाम, जो शूटर है, 5 लाख के दोनों इनामी थे, दोनों को मार दिया है। तो वाकई अब अतीक अहमद परेशान उठा है, बेचैन उठा है और उसके चेहरे की शिकन बता रही है। और जिस तरह से उसने कहा है, ठीक है, ठीक है। सर्वेश, इस मुद्दे पर और विस्तार से आपसे जानकारी लेंगे। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि अब्बास अंसारी की याचिका खारिज हो गई है। इस बारे में आपके पास और क्या इंफॉर्मेशन है? प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, कुछ अपडेट मिल पा रहा है? अब्दुल्ला आजम के मसले पर एक याचिका थी जिसको लेकर सुनवाई हुई थी, उस पर कुछ फैसला खारिज हो गई है याचिका, ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, अब्दुल्ला आजम की बात अगर हम करें तो अब्दुल्ला आजम के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। रोड जाम के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट मुरादाबाद ने सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई थी और इस मामले में जजमेंट रिजर्व था। अभी इस मामले में क्या जजमेंट आया है अभी जानकारी नहीं है। 1 जनवरी 2008 का मामला था जब छजलैट थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी और 13 फरवरी 2023 को लगभग 15 साल चली लंबी सुनवाई के बाद एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट मुरादाबाद ने इस मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी और बेटे अब्दुल्ला आजम की इसमें विधायकी गई थी। तो इस मामले की सुनवाई जस्टिस राजीव गुप्ता की सिंगल बेंच में हुई थी, लेकिन अभी इसका जजमेंट क्या है अभी जानकारी नहीं है। तो अभी फैसला नहीं आया है, सुनवाई पूरी हो गई है। लेकिन जो अभी सूत्रों से जानकारी मिल रही वो कहा जा रहा है कि याचिका खारिज हो गई है और झटका लगा है अब्दुल्ला आजम को। जी, तो सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब्दुल्ला आजम को लगा है झटका, याचिका खारिज हो गई है। ये याचिका उसी मामले में थी जिस मामले में 2 साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट से हुई है, जिसकी वजह से विधायकी भी गई अब्दुल्ला आजम की। आज का दिन बहुत बड़ा दिन अनुपम, जिस तरह से एक तरफ अतीक अहमद, अशरफ दोनों प्रयागराज
उन्हें अदालत में पेश किया जाता है और उसके बाद वो जुडिशियल रिमांड में भेज दिए जाते हैं। दूसरी तरफ असद एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है, गुलाम भी ढेर कर दिया जाता है। कुछ और भी खबरें आ रही हैं, हालांकि उनके पुख्ता होने का इंतजार कर लेते हैं। अतीक अहमद के गैंग से जुड़ी हुई ही, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई ही, उनका इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद दर्शकों तक आगे बढ़ाएंगे। सर्वेश, और किस तरह की वहां चहल पहल है, क्या हो रहा है? और आज जुडिशियल रिमांड तो नहीं मिला, माफ कीजिएगा, जुडिशियल रिमांड में भेज दिए गए दोनों, पुलिस को रिमांड नहीं मिला, तो ऐसे में आगे क्या करेगी पुलिस? देखिए, अभी ऑर्डर आना बाकी है, जजमेंट रिजर्व है पुलिस कस्टडी रिमांड को लेकर। थोड़ी देर में फैसला आ सकता है, सभी लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर अभियोजन पक्ष से लेकर तमाम जो वकील हैं, खुद अतीक अहमद के वकीलों को इंतजार है कि आखिर पुलिस कस्टडी मिलती है कि नहीं मिलती है। उम्मीद है कि पुलिस कस्टडी मिलेगी और 7 दिन की पुलिस कस्टडी मंजूर की जा सकती है कोर्ट से, और कोर्ट से जब पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाएगी तब अतीक अहमद को लेकर पुलिस से और क्राइम ब्रांच की टीमें जाएंगी और उमेश पाल शूट आउट केस में पूछताछ करेंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिन अन्य मामलों की सुनवाई थी उनमें अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी थी, उस अर्जी पर फिलहाल सुनवाई टल गई है। आज उस पर सुनवाई नहीं हो पाई, अब कोर्ट कोई अगली तारीख निश्चित करेगी। इसके साथ साथ अतीक के अहमद के भाई अशरफ की 2 अर्जियां थी जो सीजेएम कोर्ट में लगी थी। उसमें एक अर्जी ये थी कि अशरफ को अगर कहीं जेल से बाहर ले आया जाए तो उसका मेडिकल चेकअप कराया जाए। इसके साथ साथ दूसरी अर्जी अतीक अहमद के भाई अशरफ के वकील की ओर से थी कि जब पूछताछ हो तो वहां पर उनकी मौजूदगी होनी चाहिए। तो इस अर्जी पर भी सुनवाई दोनों अर्जी पर नहीं हो पाई है। इस तीसरा मामला अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों से जुड़ा हुआ था, तो वहां पर भी आज सुनवाई नहीं हुई थी। इन तमाम केसों में फिलहाल अगली तारीख लगा दी गई है। और बिल्कुल सर्वेश, आप बने रहे, तमाम हमारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड जीरो पर हैं उनसे हम लगातार अपडेट ले रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अतीक के बेटे असद के साथ शूटर गुलाम को भी पुलिस ने एनकाउंटर में किया ढेर। दोनों के पास से अत्याधुनिक हथियार बरामद, 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एनकाउंटर पर स्पेशल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। कहा, अतीक और अशरफ के काफिले पर हमला करने की तैयारी में थे असद और गुलाम, अतीक को छुड़ाने की थी प्लानिंग। असद के एनकाउंटर की खबर सुनकर फूट कर रोया अतीक। उमेश पाल हत्याकांड में प्रयागराज सीजेएम कोर्ट ने अतीक और अशरफ को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है नीचे। अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर के बाद सीएम योगी के सामने रखी गई रिपोर्ट। सीएम योगी ने अधिकारियों की तारीफ की, यूपी एसटीएफ के साथ डीजीपी और पूरी टीम की सराहना की। बाबा केदार के कपाट खुलने से पहले केदारनाथ पहुंची न्यूज़ 18 की टीम। 12 फीट तक अभी भी बर्फ जमी, रास्ते खोलने का काम जारी। सबसे पहले देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर पर लगातार न्यूज़ 18 बना हुआ है। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को यूपी एसटीएफ ने झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, असद के साथ उसका साथी गुलाम भी एनकाउंटर में मारा गया है। दोनों प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रहे थे और दोनों पर ही 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस दौरान पुलिस ने अत्याधुनिक विदेशी हथियार भी बरामद किए हैं। तो दूसरी तरफ उमेश पाल हत्याकांड में ही अतीक और उसके भाई अशरफ की कोर्ट में पेशी थी और जैसे ही दोनों को असद के एनकाउंटर की खबर मिली, खबर है कि माफिया फूट फूट कर रोने लगा। वहीं अब बमबाज गुड्डू मुस्लिम और अतीक की पत्नी शाइस्ता की भी तलाश तेज हो गई है। 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
माफिया किस तरह से मिट्टी में मिला दिए गए, इन 6 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट थे कि स्थानीय स्तर पे या रास्ते में कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है, और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई थी। दिन लगभग 12:30 से 1 के बीच में एक सूचना के आधार पर जब कुछ लोगों को इंटरसेप्ट किया गया, तो उस दौरान दोनों तरफ से गोलियां चली और उस पुलिस ऑपरेशन में हमारी एसटीएफ की टीम थी, जिनकी पहचान असद पुत्र अतीक अहमद तथा गुलाम पुत्र मकसूदन के रूप में हुई।